Hare Krishna. Welcome to this session of ours and I hope you are all doing really well. आज इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं ये कंपनी अकाउंट्स के पार्ट को फॉलो अप करता है। हम लोग कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझेंगे। आई होप कि आप क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं ये आप ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं। वहां पे आपने देखा था कि एक सोल प्रोप्राइटर अपने फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और साथ में ही बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करता है। कंपनीज भी कुछ ऐसा करती हैं लेकिन उनका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाकर कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करती है। बैलेंस शीट कंपनी भी बनाती है लेकिन उसका जो फॉर्म होता है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाता है। हम लोग इसको और अच्छे से आगे समझेंगे। पहले ये जानते हैं कि कंपनी को एक दूसरा फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कंपनी चाहती तो सोल प्रोप्राइटर वाला ही फॉर्मेट फॉलो कर सकती थी, है ना, हम लोग के लिए बहुत पढ़ना इजी हो जाता। तो ऐसा नहीं है। कंपनी को काफी सारे कंपलसरी डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं और कंपनी बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट करती है। उन डिस्क्लोजर्स का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एक प्रॉपर सेट ऑफ फॉर्मेट फॉलो होना बहुत जरूरी था। मेरे पास कंपनीज एक्ट 2013 का अमेंडेड बेयर एक्ट है। इस एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस हैं। उन 470 सेक्शंस के बाद में लास्ट में 7 शेड्यूल्स दे रखे हैं। जो थर्ड शेड्यूल में हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट दे रखे हैं जो कि 3 डिविजन्स में बटे हुए हैं। डिवीजन 1 में उन कंपनीज के बारे में फॉर्मेट दे के रखा है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। डिवीजन 2 में उन कंपनीज के बारे में दे रखा है जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी इंड एएस को फॉलो करती हैं। और लास्ट में डिवीजन 3 उन कंपनीज के लिए दे रखा है जो कंपनीज एनबीएफसी हैं, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैं। हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है वो डिवीजन 1 है, मतलब कि शेड्यूल 3 का डिवीजन 1। हमको वो फॉर्मेट पढ़ना है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने वाली कंपनीज हैं उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट कहाँ दे रखा है? हमको दे रखा है शेड्यूल 3 के डिवीजन 1 में। तो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हेडिंग्स के लिए हम लोग 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे और फिर इसमें हमको टोटल 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे फिगर्स लिखने के लिए और एक कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स का। यानी सबसे पहले ये कॉलम जो कि प्रीवियस को डिनोट करेगा, फिर ये करंट ईयर को डिनोट करेगा, फिर ये नोट नंबर को डिनोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले हेडिंग्स लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जो हेडिंग है आप कोशिश करिएगा कि वो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हेडिंग है वो आप कैपिटल लेटर्स में ऊपर टॉप पे डालें। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें क्या आएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बारे में फिर यहाँ पे हमारा हेडिंग पड़ेगा नोट नंबर का। नोट नंबर के बारे में फिर हमारी हेडिंग पड़ेगी करेंट ईयर की। और करेंट ईयर के बारे में फिर लास्ट में हेडिंग पड़ेगी प्रीवियस ईयर की। ठीक है, अब सबसे पहले पर्टिकुलर्स में जो हमारी हेडिंग आती है वो आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या चीजें आएंगी। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके अंदर क्या आता है? हमारा जो भी मेन काम होगा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखा जाता है मुख्य धंधे की कमाई, जो भी आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी होगा उसका पैसा। जैसे कि मान लेते हैं फिजिक्स वाला है तो उनका मेन काम क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, बच्चों को पढ़ाना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। लेकिन उसके अलावा भी वो लोग क्या करते हैं कि स्कूल बैग, लैपटॉप और बुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीजें उनका मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है।
उनका मेन काम तो एजुकेशन का है, उसके बियॉन्ड वो जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनकी अदर इनकम का पार्ट है। तो इसीलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या आएगा, जो भी आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी से आप पैसा कमाते हैं, जैसे कि आप अपनी प्रोडक्ट बेचें, आप अपना सर्विसेज को सेल करें, आपको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट और डोनेशन मिले आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी के लिए, या और भी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके आप पैसा कमाते हैं, वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर आएंगी। जो भी पैसा आप कमा रहे हैं वो या तो प्रिंसिपल होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, या फिर उसके एंसिलरी उससे ज्यादा रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा एडिशनली उससे अलग जो चीजें आप कमाते हैं वो हमारा जाएगा अदर इनकम में। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की भी हम दोनों साल की फिगर यहाँ पे हम शो करेंगे और अदर इनकम की भी हम यहाँ पे शो करेंगे। इन दोनों को शो करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, दोनों को ही ऐड कर देंगे और फिर इसको कहा जाएगा टोटल इनकम। और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि हमने नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को कर दिया है ऐड। ठीक है, तो टोटल इनकम और टोटल इनकम के यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस कर देंगे और इन दोनों को ऐड करने पे जो भी फिगर आ रही है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आई होप यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। अदर इनकम में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे कि आपने कोई इंटरेस्ट अर्न कर लिया, कंपनी ने कोई डिविडेंड अर्न कर लिया, कोई उसने ओल्ड मशीनरी सेल करी, कोई स्क्रैप सेल करा, उस पर उसको कुछ पैसा मिल गया, कोई ट्रांसफर फीस मिल गई कंपनी को। ट्रांसफर फीस क्या होती है, जब भी कोई कंपनी का शेयर होल्डर जो है अपने शेयर्स किसी और के नेम पे रजिस्टर कराता है तो कंपनी उससे जो है उसके लिए चार्ज करती है, ट्रांसफर करवाने के लिए कुछ चार्जेस लेती है, वो चार्जेस कंपनी के लिए एक तरह की इनकम होती है। अच्छा, अब इसके बाद में फिर हमारा क्या स्टार्ट होगा, हमारे एक्सपेंसेस के हेड स्टार्ट होंगे। तो हमारा जो 4th नंबर होता है वो होता है हमारा एक्सपेंसेस का। अब एक्सपेंसेस के लिए आपको लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस की आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक्सपेंसेस में लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, और दोनों की फिगर यहाँ पे हम लोग दोनों ईयर्स में दिखा देंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, जब हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की बात करते हैं बेटा, तो हम लोग बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है, इसके ऊपर भी हम लोग जरा डिस्कशन कर लेते हैं। आपने स्टॉक वर्ड सुना होगा, आपको लगता होगा कि जो हम लोग बेचते हैं क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक है ना, स्टॉक होता है। और आपने एक वर्ड सुन रखा होगा इन्वेंट्रीज। बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि ये स्टॉक और ये जो इन्वेंट्री है दे आर सेम थिंग, बट दे आर नॉट। तो देखते हैं, जो हमारी इन्वेंट्रीज होती हैं वो 4 पार्ट की होती हैं, यानी जो हमारा मेन हेड है, हमारा मेन हेड है इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज के 2 पार्ट हैं मेजर। या तो आप अपना सामान खुद से बनाएंगे, या तो अपना सामान खुद से बना के बेचेंगे। तो जब आप खुद से सामान बनाएंगे ना, तो आप उसके लिए जो सामान खरीद के लाएंगे उसको बोलते हैं हम लोग रॉ मटेरियल। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा होता है कि सामान को बनने में टाइम लगता है, तो कुछ सामान तो अभी भी ऐसे गोदाम में एज इट इज पड़ा होगा रॉ मटेरियल जिसका यूज होना है और फ्यूचर में वो जो है गुड्स बनेगा। कुछ ऐसा सामान भी होगा जो एक्चुअली में पूरी तरह से फिनिश गुड्स नहीं बना है, वो बीच में है, वर्क इन प्रोग्रेस। इसको हम लोग शॉर्ट में WIP भी बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। और कुछ सामान पूरी तरह से पूरा फिनिश हो गया होगा और जो कि सेल्स के लिए रेडी होगा, तो उसको हम बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स। तो जो फर्म खुद से बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो वो 3 कैटेगरी का होगा, रॉ मटेरियल जो अभी फिनिश गुड्स बनने वाला है, या वर्क इन प्रोग्रेस जो इन द प्रोसेस है, और फिनिश गुड्स जो अल्टीमेटली बन के टोटल तैयार हो गया। इसके अलावा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप सामान बना के नहीं बेचते हैं, आप बना बनाया पहले से ही सामान बेचते हैं रेडीमेड, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक इन ट्रेड।
तो स्टॉक इन ट्रेड क्या है? वो बना बनाया सामान जो आप बेच रहे हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हलवाई वाला है, समोसे वाला है, तो आप समोसे वगैरह की दुकान पे जाएंगे ना, तो उसके पास में समोसे बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल रखा रहता है, जैसे कि मैदा हो गया, आलू हो गए, मसाला हो गया, तो ये सब चीजें उसके पास में रॉ मटेरियल है। फिर वो लोग क्या करते हैं, स्टफिंग रेडी करते हैं। मैदे को वो जो है प्रॉपर क्ले मोल्ड करके फिर वो उसको प्रॉपर शेप देते हैं, ठीक है। और समोसे की शेप बना के बहुत सारे ट्रे में लगा के तैयार कर लेते हैं। तो वो जो तैयार हो गए हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक। वो बन रहा है, अभी पूरी तरह समोसा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब उसको फ्राई करके बाहर निकाल लिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? फिनिश गुड्स। इसके एडिशनल वो लोग कोल्ड ड्रिंक और चिप्स भी रखते हैं। तो क्या कोल्ड ड्रिंक और चिप्स उन्होंने खुद रॉ मटेरियल से बनाई है? आंसर इज नो। वो तो उन्होंने बनी बनाई खरीदी और बेचने के लिए रखी है। तो वो जो बना बनाया सामान उन्होंने अपनी दुकान में रखा है उसको हम बोलेंगे स्टॉक इन ट्रेड। ये वो स्टॉक है जो सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए उन्होंने रखा है, यानी उन्होंने किसी से बाय करा था और अब वो कस्टमर्स को क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। लेकिन जो उनका मेन बिजनेस है समोसे बनाने का, तो समोसे के लिए उनके पास रॉ मटेरियल भी होगा, साल के अंत में कुछ मैदा, कुछ आलू, कुछ ऐसे स्टॉक बच गया होगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ समोसे फ्राई नहीं हुए होंगे, वो सिर्फ उन्होंने रेडी करके उसकी फिर स्टफिंग करके रखी होगी, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस होगा। और कुछ जो है बने बनाए रखे होंगे जो बिके नहीं है, वो होगा फिनिश्ड गुड्स। तो इस तरह से जो हमारा इन्वेंट्री होता है वो चार तरह का होता है। अच्छा, तो जब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की, यानी कितने सामान की लागत पड़ी, कितना सामान हमारा यूज हुआ, तो जब हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा। तो वो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है, स्टार्टिंग में साल के कितना रॉ मटेरियल रखा हुआ था हमारे पास, हम बोलेंगे रॉ मटेरियल का हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेंगे। उसमें फिर हम क्या ऐड करेंगे, जितना रॉ मटेरियल हमने साल में परचेज करा हम उसको ऐड कर देंगे। फिर उससे हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हम लेस कर देंगे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। ऐसे समझो जैसे कि साल के स्टार्टिंग में मेरे पास में 10 kg बीट था, मैं उसे कुछ प्रोसेस करने वाला था और मैंने साल में 20 kg और खरीदा। और जब बिजनेस बंद कर रहा था, मतलब मैं ईयर एंड कर रहा था, तब क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 5 kg का बचा। तो सर आपने इसका मतलब 25 kg यूज कर लिया, ठीक है। ऐसे पता चला आपको 10 kg स्टार्टिंग में था, 25 kg 20 kg आपने और खरीदा, तो 10 + 20 30 kg आपके पास स्टॉक होना चाहिए था। लेकिन आपके पास सिर्फ 5 kg बचा हुआ है, यानी 25 kg आपने यूज कर लिया होगा, वो वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया होगा या फिर वो फिनिश गुड्स में लग गया होगा। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। वैसे एक और चीज आपको याद रखनी है, बहुत ही लॉजिकल सी चीज है, कि जो परचेजेस होती हैं, हम सिर्फ रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं या फिर हम स्टॉक इन ट्रेड खरीद सकते हैं। कभी भी आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे ना, आपको परचेजेस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों की दिखेगी। आप खुद से सोचो, एक हलवाई कच्चा सामान खरीद सकता है या बना बनाया सामान खरीद सकता है? आधे कच्चे उसकी दुकान के बने हुए समोसे वो कहीं और से खरीद के ला सकता है? नहीं। या जो चीजें उसी क्या बनती हैं, जो गुड्स और सर्विसेज उसकी स्पेशलिटी है, जो वो खुद बनाता है, वो कहीं और से एज इट इज उसको मिल सकती हैं? नहीं। यानी आप रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं या फिर आप स्टॉक इन ट्रेड परचेज कर सकते हैं। आप वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको खुद से ही बनाने पड़ेंगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो आपको चारों तरह की इन्वेंट्री का मिल जाएगा। रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग होगा, फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग होगा, स्टॉक इन ट्रेड का भी ओपनिंग होगा। साल के अंत में कुछ रॉ मटेरियल भी बचा होगा, क्लोजिंग स्टॉक इसका मिलेगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी बचा होगा, फिनिश गुड्स भी बचा होगा, स्टॉक इन ट्रेड बचा होगा। लेकिन अगर हम परचेजेस की बात करेंगे तो परचेजेस सिर्फ हमको मिलेगी रॉ मटेरियल की, और हमें किसकी मिलेगी? स्टॉक इन ट्रेड की। हमेशा याद रखिएगा कि वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश गुड्स की परचेजेस नहीं होती हैं, नहीं कर सकते हम परचेज। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आपको आई होप आपको समझ में आ गया। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिख दे रहा कि हम लोग रॉ मटेरियल लेंगे। रॉ मटेरियल को हम कैसे लेंगे? रॉ मटेरियल का हम ओपनिंग लेंगे, प्लस उसमें हम परचेजेस को ऐड कर देंगे, और उसमें से हम क्या कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद में फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी आपने बना बनाया सामान कितना खरीदा।
तो इसमें कुछ कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है स्टॉक इन ट्रेड का परचेज, और परचेजेस हमको क्या होती है, गिवन होती है। सर ये जो आपने हमको बताई कि ट्रायल बैलेंस में ये सारी चीजें दी होंगी, हमको शो करनी होंगी। हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, इसको हमने साथ में शो कर दिया और इसका नाम क्या रखा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और जो स्टॉक इन ट्रेड का परचेजेस था, इसको भी हमने अलग से आइडियाज दिखा दिया। अब सर वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, इन तीनों का ही ओपनिंग बचा हुआ है और इन तीनों का ही क्लोजिंग बचा हुआ है। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, इसीलिए फिर नेक्स्ट हेडिंग पड़ती है चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब चेंज इन इन्वेंट्रीज में हम प्रॉपर 3 कैटेगरीज दिखाएंगे। स्टॉक इन ट्रेड का यहाँ पे फिगर दिखा देंगे, फिर चेंज इन इन्वेंट्रीज के हम प्रॉपर 3 चीजें दिखाएंगे। मतलब हम पहले फिनिश गुड्स को दिखाएंगे, उनका जो भी चेंज होगा, फिर हम दिखाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस का क्या है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और फिर हम दिखाएंगे स्टॉक इन ट्रेड का। ठीक है, ये हो गया हमारा चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब इस चेंज के बारे में फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है, वो आता है एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आएंगी, आप सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस इनकर करे हैं, या फिर आपने जो भी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए चीजें करी होंगी वो सारी यहाँ पे कवर की जाती हैं। फिर हम दिखाते हैं यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट। जैसे मान लेते हैं आपने कोई कार ली, उसके ऊपर आप जो भी एक्सपेंसेस करते हैं ना, वो आप ऐड करके बताते हैं। लेट से आपने कोई 2 लाख की सेकेंड हैंड कार ली और उसको प्रॉपर फर्निश कराने में, प्रॉपर उसको कंप्लीट कराने में, उसको मॉडिफाई कराने में आपको 50,000 का एक्सपेंस लग गया। तो आपसे कोई पूछेगा ये कार कितनी की पड़ी, तो आप क्या बताओगे, 2,50,000 की, यानी वो 50,000 आप उसकी कॉस्ट में ऐड कर रहे हो। वैसे ही अगर आप मान लीजिए कहीं से 10 लाख का लोन लेके आते हैं और आपको रिटर्न 11 लाख कर रहे हैं, तो आप कॉस्ट क्या बताएंगे, आप ऐसे बोलेंगे कि मैंने 10 लाख का लोन लिया, लेकिन कंपनीज जो है उसको प्रॉपर्ली क्या कहती हैं कि 10 लाख का लोन लिया, उसके ऊपर 1 लाख मुझे कॉस्ट आई अलग से। तो जो आप इंटरेस्ट इसको कह सकते हैं ना, अल्टीमेटली जो ब्याज लगता है लोन पे, तो जो इंटरेस्ट होता है उसी को क्या कहा जाता है, फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में हम जो भी बोरोइंग्स करेंगे, जो भी बोरोइंग करेंगे, भले वो क्रेडिटर से हो या बैंक से हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, उनके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनता होगा वो सारा कहाँ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। फिर फाइनेंस कॉस्ट के बारे में क्या आता है, फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अब डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों ही जो है रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट है। बस डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट्स का होता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, बिल्डिंग। जो एमोर्टाइजेशन होता है वो इनटैंजिबल एसेट्स का होता है, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेड मार्क, कॉपीराइट, इन सारी चीजों का जो होता है, माइनिंग राइट्स, इन सब चीजों का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो जो भी डिप्रिसिएशन होगा, या जैसे कहा गया क्वेश्चन में कि गुडविल राइट ऑफ की गई है, तो वो जो भी चीजें होंगी वो सब कहाँ आएंगी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में। इसके बाद में जितने भी खर्चे बच गए जो इन ऊपर वाले आइटम से कवर नहीं हुए, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने एसेट बेची तो उसपे कोई लॉस हो गया, ठीक है, ऑफिस में कुछ जो है कंज्यूमेबल्स वगैरह यूज हुए, कोई स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, प्रिंटिंग एक्सपेंस हो गया, कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, आपने किसी को डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट अलाउड भी एक्सपेंस है, आपने किसी की फीस पे करी, लीगल फी, डायरेक्टर फीस, या आपने कोई भी प्रोविजन वगैरह क्रिएट करा, तो वो जितने भी खर्चे होंगे उन सबको फिर हम लिख देते हैं अदर एक्सपेंस में। ठीक है, तो फाइनेंस कॉस्ट लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लिखेंगे, और फिर लास्ट में लिखेंगे हम अदर एक्सपेंसेस। जैसे ही हम इतना लिख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं टोटल एक्सपेंस की।
और ये जितनी भी एक्सपेंसेस थे, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से लेकर के ये पूरे अदर एक्सपेंस तक जितनी भी एक्सपेंसेस थे, इन सारे एक्सपेंसेस का हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करके लिख देंगे। ठीक है, अब हमने अपनी सारी इनकम भी बता दी है और हमने अपने सारे एक्सपेंसेस भी बता दिए हैं। अब हमको निकालना है प्रॉफिट। जब हम सारी इनकम से सारे एक्सपेंसेस को लेस करते हैं ना, जो प्रॉफिट हमको मिलता है उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उनसे फिर वो एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यानी एबनॉर्मल लॉस जैसी चीजें लेस करी जाती हैं, तब हमको मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट आपके करिकुलम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं है, तो इसका मतलब कि हमको सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, जो कि हमारा हेडिंग नंबर 5 होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हेडिंग 4 क्या था, एक्सपेंसेस। हेडिंग यहाँ पे हेडिंग क्यों नहीं डाली मैंने यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी जो है 4th एक्सपेंसेस के अंदर का ही सब चल रहा था। मेन हेड हमारा 3rd था, टोटल इनकम, और फिर था हमारा मेन हेड नंबर 4 टोटल एक्सपेंस। ठीक है, 3rd हेडिंग की वैल्यू यहाँ पे आई है और 4th हेडिंग की टोटल वैल्यू यहाँ पर आई है। इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे, हम इनकम में से जब हम लेस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे बता देंगे कि हमने 3rd इनकम वाले से, टोटल इनकम से हमने 4 टोटल एक्सपेंसेस को कर दिया है लेस। फिर हमारा 6th आइटम क्या होना चाहिए, हम ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स अभी नहीं कटा है तो टैक्स कट कर देंगे। तो यहाँ पे अब आएगा हमारा टैक्स एक्सपेंस। जनरली क्वेश्चन में क्या है, टैक्स एक्सपेंस हो सकता है नहीं दिया हो, और अगर दिया होगा तो ऐसा परसेंटेज फिगर दिया होगा। लेट से 30% है, तो जो भी आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू आएगी, आप उसका 30% निकाल करके यहाँ पे लिख दीजिएगा और उसको फिर आप माइनस कर दीजिएगा। तो जब आप इसको कर देंगे तो फिर आपको फाइनली अब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यही हमारा मेन नेट प्रॉफिट है, जिसके लिए हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है। अब ये प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स कैसे आया, तो हमने क्या करा है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था यानी नंबर 5, उससे हमने नंबर 6 टैक्स एक्सपेंसेस को लेस कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम फाइनल अपनी फिगर लिख देंगे जो भी आ रही है दोनों ईयर्स की, और ये हमारा स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगा। आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आया। आपको ये फॉर्मेट जो है वो लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें इस फॉर्मेट में, सबसे पहले हमने लिखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके अंदर आती है मेन जो भी बिजनेस एक्टिविटी है या जो भी प्रिंसिपल बिजनेस के साथ एंसिलरी बिजनेस होगा उसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो। फिर हमारा क्या आया था, अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या चीजें आएंगी, इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, जो भी आपने डिस्काउंट रिसीव करा है या कोई आपने मशीनरी सेल करी उसका स्क्रैप सेल करने पे आपको जो भी गेन हुआ वो। फिर आता है हमारा दोनों को ऐड करने पे टोटल इनकम। टोटल इनकम के बारे में फिर हम हेडिंग डालते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना सामान हमने, कितने सामान की खपत हुई है यानी कितना यूज हुआ बिजनेस में, तो वो रॉ मटेरियल की बात कर रहा है तो उसका ओपनिंग लेंगे, परचेजेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर हमारा आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये एक इंडिविजुअल आइटम है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो हम शो करेंगे, नहीं दिया है देन वी विल स्किप इट। इसके आने फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज कैसे निकलती है, तो चेंज इन इन्वेंट्रीज को निकालने के लिए हमें करना पड़ता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, तो चेंज इन इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होगी, हमको ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक सबका, यानी ये हम नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे। फिनिश गुड्स में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे, स्टॉक इन ट्रेड में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे, तो उससे हमको चेंज मिलेगा, वो चेंज यहाँ पे हम लिख देंगे। सर अगर चेंज नेगेटिव आया तो क्या करेंगे, मतलब मान लेते हैं कि फिनिश गुड्स का, मान लेते हैं कि फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमको दे के रखा है 4 लाख का। ठीक है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमको दे रखा है 2 लाख का। तो जब हम ओपनिंग, सॉरी इसको 12 लाख का लेते हैं, जब हम लोग ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो 4 माइनस 12, सर इसकी वैल्यू तो माइनस के 8 लाख आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या फिगर नेगेटिव दिखाएंगे, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट में फिर नेगेटिव फिगर दिखाएंगे, यानी हम लोग आंसर सिर्फ डिफरेंस नहीं लिखना है, डिफरेंस को ओपनिंग में से क्लोजिंग को लेस करके लिखना है। अगर नेगेटिव आएगा तो आप नेगेटिव दिखाएंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो आप पॉजिटिव दिखाएंगे। हमको क्या मेंशन करना है, यहाँ पे हमको ओपनिंग लेना है सबका, और ओपनिंग में से हमें क्या करना है, क्लोजिंग वैल्यू को लेस कर देना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग।
ठीक है। अब इसके बाद फिर आता है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? आपने सैलरी दी, वेजेस दिए, उनका ना एक प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें भी जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो कंपनी होती है, वो कुछ कंट्रीब्यूशन देती है, या फिर कुछ स्टाफ के वेलफेयर के लिए जो भी खर्चा आपने करा होगा, वो सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। एक बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई डायरेक्टर को हमने सैलरी या फीस दी है, तो वो जो एक्सपेंस होगा वो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए करा गया खर्च इंक्लूड किया जाएगा। फिर आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन जो होता है वो टेंजिबल एसेट पे लगता है, जैसे पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और जो अमोर्टाइजेशन होता है वो होता है इनटेंजिबल एसेट्स का। फिर आता है हमारा अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में क्या आएगा? जो भी खर्चे यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो पाए, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ चले जाएंगे? अदर एक्सपेंस में। आपने इनकम के टोटल में से एक्सपेंसेस के टोटल को लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर उससे अगर हम टैक्स एक्सपेंस भी लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।